और जापान एक ऐसा देश है जो कि व्हीलचेयर कैटेगरी में पूरे वर्ल्ड पे कब्जा जमाए हुए हैं बैडमिंटन की दुनिया में। एक यही चीज़ है जहाँ जिसको मैं कभी मना नहीं कर सकता, तो वो सीढ़ी दर सीढ़ी चलिए। ऐसा नहीं कि एक सीढ़ी आप चढ़े फिर उसके बाद में आप करनी कोई भी वो आप चाह रहे हैं कि मैं 4-5 सीढ़ी चढ़ के ऊपर चला जाऊँ, मान लीजिए, बीच का कोई स्टेप छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं है। आप बेसिक से शुरू करें। आप एक गवर्नमेंट अधिकारी हैं, उसके साथ आप एक स्कॉलर भी हैं, आपकी पीएचडी चल रही है और आप ये स्पोर्ट्स में भी रोज़ आने वाले दिनों में भी आप अच्छा करेंगे, लेकिन आप ये सब मेंटेन कैसे करते हैं? तो ये है मुन्ना खालिद भाई और इनके साथ हमारा ये दूसरा एपिसोड है जो कि पूरी तरह से पैरा बैडमिंटन और स्पोर्ट्स पर बेस्ड है। इनसे हम स्पोर्ट्स और ख़ासकर पैरा बैडमिंटन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। मुन्ना भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अभी तक कितने मेडल जीते हैं और वो कौन कौन से? मैंने अभी तक 8 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 इंटरनेशनल हैं और 6 नेशनल हैं और 2 दिल्ली चैम्पियनशिप थे। मतलब एक दिल्ली एनसीआर है और एक दिल्ली चैम्पियनशिप का है, तो यानी कि टोटल मिला करके ये 10 मेडल है। 10 मेडल लेके आप, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। सो दूसरा सवाल यही है कि सबसे बड़ा मेडल कौन सा जीता है और जब आपने वो जीता था तब आप कैसा फील कर रहे थे? सबसे बड़ा जो मेरा मेडल है वो इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड है और मुझे नहीं मालूम था कि मैं गोल्ड मेडल जीत पाऊँगा। मैं तो सिर्फ वहाँ गया था और अपना परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन और वो टीम ऐसी थी जिनके खिलाफ हमने वो जीता था, जापान। क्योंकि जापान के साथ वो कहाँ था? युगांडा में? युगांडा में। ये युगांडा में हुआ था अभी सितंबर 2022 में, और हमारे जो सामने टीम थी वो थी जापान। और जापान एक ऐसा देश है जो कि व्हीलचेयर कैटेगरी में पूरे वर्ल्ड पे कब्जा जमाए हुए हैं बैडमिंटन की दुनिया में। तो वो हमारे सामने था। एक थोड़ा सा नर्वसनेस भी थी कि भाई ये तो मतलब जापान जैसी कंट्री से हैं, नंबर 1 टीम है, या उस टाइम पे भी वो वर्ल्ड नंबर 5 हैं, 5 थे मतलब। अभी तो वो रैंकिंग उनकी बढ़ गई है। तो लेकिन हमने जो है अपना बेस्ट दिया और 21-17 2 सेट में हमने उनको हराया। तो वो मतलब एक अलग फील था कि भाई हम भी इंटरनेशनल गोल्ड मेडल, और आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इंडिया मतलब वहाँ से एक अलग फील आ जाता है। हाँ, क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट करना और फिर इंडिया के लिए मेडल लाना, वो वाली जो फीलिंग होती है वो बहुत मतलब सुपर होती है। ये कि आपने केवल बैडमिंटन ही क्यों चुना, इसके अलावा भी कई सारे स्पोर्ट्स थे, लेकिन आपने बैडमिंटन ही चुना। टेबल टेनिस भी था। बहुत सारे गेम्स हैं जो हम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक इंटरेस्ट होता है। हालांकि मेरा 2014 तक कोई इंटरेस्ट नहीं था बैडमिंटन में, लेकिन जब मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया तो वो मेरा इंटरेस्ट इतना उसके अंदर बढ़ गया कि मैं उसके अलावा मुझे कोई और खेल पसंद ही नहीं आया। और आज भी है, ये एक ऐसा गेम है जिसको मैं 24 घंटे बिना कुछ खाए पिए खेल सकता हूँ। दिल्ली लगाव है। दिल ही लगा हुआ है। एक यही चीज़ है जहाँ जिसको मैं कभी मना नहीं कर सकता। कभी भी 24 घंटे में से किसी भी वक्त मैं एकदम रेडी हूँ बैडमिंटन खेलने के लिए। एक ऐसा इंसान जो पैरा बैडमिंटन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, उससे आपको अगर समझाना हो तो आप किस तरह से समझाएंगे? उसको समझाने के लिए या उसको बताने के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये बैडमिंटन चूज़ करना है, क्योंकि बैडमिंटन टाइम मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, मेहनत मांगता है। क्योंकि बाकी और गेम है आप कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन जो व्हीलचेयर बैडमिंटन का गेम है उसके लिए आपको वुडन कोर्ट चाहिए, और वुडन कोर्ट दिल्ली में कम भी हैं और दूर भी हैं। तो सबसे पहले मैं उसको यही बताऊंगा कि आप सबसे पहले अगर बैडमिंटन में आना चाहते हैं तो आप अपने आसपास कोई वुडन कोर्ट देखें। वुडन कोर्ट के बाद आपके पास एक प्रोफेशनल व्हीलचेयर होनी चाहिए, जिससे आपका स्टार्टिंग से ही मूवमेंट ठीक चले।
क्योंकि व्हीलचेयर बैडमिंटन में व्हीलचेयर सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आपका मूवमेंट जो है वही है। आप स्ट्रोक्स, आपके स्ट्रोक्स हैं, स्मैश आप मारते हैं, ड्रॉप उठाते हैं, सब कुछ उठाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्हीलचेयर में मूवमेंट है आपका। तो मैं उनको ये भी बताऊंगा कि आप व्हीलचेयर पे मूवमेंट करें सबसे पहले, उसके बाद फिर आप स्ट्रोक्स की तैयारी करें। बिल्कुल एक आम इंसान क्या समझाएंगे कि पैरा बैडमिंटन आखिर है क्या चीज़? अच्छा, जो पैरा बैडमिंटन है वो डिफरेंटली एबल्ड जो होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, ये उनके कंपटीशन में आता है। जैसे जो पैरा बैडमिंटन है उसमें 6 कैटेगरी होती है। उन 6 कैटेगरी में जो पहली 2 कैटेगरी है वो व्हीलचेयर की है, यानी व्हीलचेयर 1 और व्हीलचेयर 2। तो व्हीलचेयर 1 जो है वो स्पाइनल कोर्ड जिनको होता है, जिनकी दोनों टांगें ख़राब होती हैं या स्पाइन में इंजरी होती है, या जिनकी दोनों टांगें ख़राब होती हैं और वो 100% डिसेबिलिटी में आते हैं, यानी कि वो खुद उठ करके इधर नहीं बैठ सकते, उठ करके व्हीलचेयर पर नहीं बैठ सकते, तो वो व्हीलचेयर 1 कैटेगरी में आते हैं। और जो व्हीलचेयर 2 कैटेगरी है वो जिनका एक पूरा 100% एक पूरा पैर ख़राब होता है, वो व्हीलचेयर 2 कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि मैं आता हूँ। एक इससे अपर कैटेगरी होती है स्टैंडिंग की, SL3। SL3 यानी स्टैंडिंग लोअर, यानी कि जो लोअर जिनका पार्ट ख़राब होता है टांग का, वो 3 में खेलते हैं, उनका हाफ कोर्ट होता है। जो बैडमिंटन कोर्ट होता है उसका हाफ होता है। उसके अपर होती है SL4 कैटेगरी, जिनका पार्ट नी से नीचे का ख़राब होता है। केवल यहाँ से? हाँ, यहाँ से नीचे का ख़राब होता है, यहाँ से भी होता है लेकिन माइनर सा होता है, वो बहुत माइनर सा होता है। तो जैसे किसी के एक्सीडेंटली यहाँ से कट गया तो वो अपना आर्टिफिशियल लगा के वो SL4 कैटेगरी में खेल सकता है, उनका फुल कोर्ट होता है जैसे नॉर्मल का। एक होती है SU5। वो SU5 कैटेगरी जो होती है वो हैंड वालों के लिए आती है, जिनका हैंड ख़राब होता है, उनका फुल कोर्ट होता है। एक होती है SH6 यानी शॉर्ट हाइट, जो होने होते हैं ड्वार्फ वाले, वो SH6। तो 6 कैटेगरी बेसिकली पैरा बैडमिंटन में होती है, 6 होती है। 6 होती है। अब 5 क्विक टिप्स उनके लिए तो पैरा बैडमिंटन खेलना चाहते हैं। सबसे पहले अपना एक शेड्यूल बनाएं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे, अगर स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, तो अपना सबसे पहले शेड्यूल बनाएं कि हमें इस टाइम ये चीज़ें करनी है। दूसरा, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, टाइमली आपको स्टेडियम जाना है, टाइमली उठना है। और जो सबसे ज़रूरी अगर मैं टिप्स बताऊं तो वो है लगन, क्योंकि किसी भी इंसान में अगर लगन होगी तो वो उसको कर जाएगा। जुनून जिसको बोलते हैं, वो हर प्रोफेशन के लिए ज़रूरी, वो हर प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है। जो भी कोई भी इंसान उसको करना चाहता है तो लगन सबसे इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़ है, चौथी चीज़ है पंक्चुअलिटी। 5वीं चीज़ है डिसिप्लिन। वो बहुत ज़रूरी है। ये जो कि चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे आप स्पोर्ट्समैन हैं, या आप कोई भी हैं, वो डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप नहीं कुछ कर सकते। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, जुनून, लगन जुनून लगन एक ही चीज़ है। और आपकी जो है टाइम कितना आप दे रहे हैं, टाइम शेड्यूल, ये सब चीज़ें करेगा तो वो अचीव कर लेगा गोल। और अब ये है कि प्रैक्टिस की शुरुआत कैसे करें? बिल्कुल एकदम जब शुरू करने का मौका है तब कैसे करें? शुरू अगर किसी को बैडमिंटन या कोई भी चीज़ शुरू करनी है तो वो बिल्कुल बेस से शुरू करे। वो ये ना सोचे कि भाई मैं 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर में एकदम यहाँ पीक पर पहुँच जाऊँगा। अगर वाकई में उस इंसान को खेलना है या पढ़ाई करनी है या कोई भी चीज़ है वो करना है, तो वो सीढ़ी दर सीढ़ी चलिए। ऐसा नहीं कि एक सीढ़ी आप चढ़े फिर उसके बाद में आप करनी कोई भी वो आप चाह रहे हैं कि मैं 4-5 सीढ़ी चढ़ के ऊपर चला जाऊँ, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आप गिर जाएंगे। इसलिए सीढ़ी बाई सीढ़ी आपको चढ़ना है, यानी कि जहाँ तक आपको आता है उसके जस्ट ऊपर वाले से शुरू करें। ऐसा नहीं कि अगर आपने मान लीजिए बीच का कोई स्टेप छोड़ना नहीं, आप बेसिक से शुरू करें। आप एक गवर्नमेंट
अधिकारी हैं, उसके साथ आप एक स्कॉलर भी हैं, आपकी पीएचडी चल रही है और आप ये स्पोर्ट्स में भी रोज़ आने वाले दिनों में भी आप अच्छा करेंगे। लेकिन आप ये सब मेंटेन कैसे करते हैं? देखो, इंसान का जो माइंड है या इंसान की जो नर्व्स हैं वो इंसान के खुद के अपने हाथ में होती है। अब अगर इंसान उस नफ्स को अपने ऊपर हावी होने देगा तो वो उसे कुछ नहीं करने देंगे। आपको उस नफ्स पे हावी होना है कि भाई मेरे बदौलत तू है, तो मैं जैसे चलाऊंगा वैसे चलना है। अपने आप को ऊपर रखना। अपने आप को खुद आपको शेड्यूल बनाना है। मेरा 10 से 6 ऑफिस होता है। मैं सुबह 6:30 बजे उठ के 6:30 से 8:30 एक्सरसाइज और ये सब करता हूँ। 9 बजे तक तैयार होकर के ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। 10 से 6 ऑफिस में काम करता हूँ। 6 बजे 6:30 बजे तक मैं स्टेडियम पहुँच जाता हूँ और वहाँ 9:30 बजे तक अपना प्रैक्टिस करता हूँ। उसके बाद अपना घर पहुँच के खाना खा के फिर मैं थोड़ी बहुत देर स्टडी कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे नहीं पता होता कि मैं कब सो गया। तो टाइम मैनेजमेंट की कुछ टिप्स ओवरऑल सबके लिए। टाइम मैनेजमेंट की तो टिप्स यही है कि आप अपनी नफ्स पे कंट्रोल करें, और जो ये खासकर मैं उन यंगस्टर के लिए बता रहा हूँ जो अभी टीनेज से निकल रहे हैं और अभी कॉलेज में एंट्री करेंगे। सबसे पहले उनको मोबाइल से दूर रहना है। मतलब उतना ज़्यादा एडिक्शन नहीं करना है क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग जो है 4-5 घंटे कंटिन्यूसली मोबाइल में लगे रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि उस मोबाइल से वो लोग कितना सीखते हैं या कितना क्या है, क्योंकि मोबाइल में अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं। इस्तेमाल के ऊपर है। इस्तेमाल के ऊपर है कि आप कितना करते हैं और किस तरह से उसका मोबाइल एक तरह से बिजली है। हाँ, कि या तो आप उससे अपने काम कर लें या फिर आप उससे छूकर मर जाए। अब डिपेंड करता है आप पर कि आप उसे किस तरह से इस्तेमाल करें। इस्तेमाल के ऊपर ही है। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे जो 6 क्लास में, 7 क्लास में, 9th क्लास में, हालांकि उनको भी छोड़ दीजिए आप, अभी जो अब पहली दूसरी क्लास में है वो मतलब मोबाइल के लिए इतने ज़्यादा आतुर रहते हैं कि बस किसी तरह से मोबाइल मिल जाए और हम कई घंटे उसमें निकाल। रिसेंटली मैंने कई सारे लोगों को देखा था, बच्चों को जो जिनकी उम्र 2 या 3 साल होगी, लेकिन वो ऐसे पड़े हुए थे स्क्रॉल कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। सबसे ज़्यादा आँखों के लिए खतरनाक है। उसकी जो रेज होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए। उसने पैदा होते ही वर्चुअल दुनिया देख ली। अब उसे रियल दुनिया देखने में मज़ा ही नहीं है। मज़ा ही नहीं है। आज के टाइम में कोई बच्चे कंचा नहीं खेलते हैं, गुल्ली डंडा नहीं खेलते हैं। मतलब जो वैसे गेम्स होते हैं जैसे गली में खेले जाते हैं, पाव ठप्पा खेलते हैं, वो नहीं खेलते हैं। और कुछ जैसे कोहनी से कंचा चलाते हैं वो नहीं खेलते। ये सब गेम सब नहीं खेलते, बंद हो चुके हैं, केवल मोबाइल खेलते। अब तो मोबाइल में सब लोग गेम खेलते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई। फिजिकल एक्टिविटी सारी खत्म हो चुकी है। उससे क्या है कि थोड़ा सा जो इंसान के अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है, कहता है कि मुझे जो है अजीब सा फील होता है, टेंशनें बढ़ रही हैं, और इंसान क्या करता है उसके बाद, अरे दुनिया कुछ नहीं है, सुसाइड कर लेता है। हाँ, तो ये सब चीज़, इन सब चीज़ों को अगर वो मैनेज करे, क्योंकि उसकी नफ्स पे उसका खुद का कंट्रोल है, उसके माइंड पे उसका खुद का कंट्रोल है, तो वो अपने हिसाब से चलाए उसको। तो हमारी तमाम सारी बातें ही। अब मेरा ये सवाल है कि पैरा ओलंपिक्स को लेकर के आपके पास क्या प्लान है? पैरा ओलंपिक्स को लेकर के मैं अभी पैरालंपिक की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलना है, और इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए मुझे स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है, क्योंकि बिना स्पॉन्सरशिप के हर टूर्नामेंट में पैसा लगाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं 3-4 टूर्नामेंट में लगा चुका हूँ, और जब हम इंटरनेशनल खेलेंगे तो हमारी रैंकिंग बढ़ेगी, और रैंकिंग बढ़ेगी तो हम पैरालंपिक भी क्वालिफाई करेंगे, एशियन क्वालिफाई करेंगे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्वालिफाई करेंगे। तो ये बहुत मैटर करता है। तो अभी आपके पास कोई भी स्पॉन्सर नहीं है? अभी मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है। अभी तक मैंने अपना ही पैसा खर्च किया है। बहुत पैसा खर्च हुआ? बहुत पैसा खर्च होता है। अभी मैं थाईलैंड और बहरीन की तैयारी कर रहा हूँ मई में, तो उसके लिए अभी मैं स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहा हूँ कि कोई अगर मिल जाए तो मैं वहाँ चला जाऊँ। एंट्री मेरी जा चुकी है वहाँ। लेकिन अगर हम क्रिकेट को देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी कर रहा है, किसी भी प्लेयर पे बहुत इतने करोड़, और वहीं हमारे देश में जो तमाम दूसरे खेल हैं उन पर कुछ भी गौर नहीं है। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपका ही एग्जाम्पल मैंने ये तो देखो, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर बात है
कि गवर्नमेंट किस तरह से इनिशिएटिव लेती है। तो हम देखते हैं कि हालांकि वो सिर्फ कागज़ों में है कि हम जो है इक्वल दे रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है मैं कितने मेल कर चुका हूँ केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में, उनका रिप्लाई तक मुझे नहीं आता है। मैं लेटर भेज चुका हूँ, उनका रिप्लाई तक मुझे नहीं आ रहा है। मैंने इस तरह से कई टूर्नामेंट मेरे निकल गए, मुझे आज तक कोई मिला तक नहीं, मुझे आज तक किसी ने बुलाया तक नहीं। उनको तो छोड़िए, जामिया मिलिया इस्लामिया मेरी प्रेस रिलीज़ देता है, मुझे वाइस चांसलर ने आज तक नहीं बुलाया, मुझे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स ने अभी 3 दिन पहले प्रेस रिलीज़ निकाला है, मुझे नहीं बुलाया गया, ना ही मुझे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स ने बुलाया। तो जब हमारे कॉलेज में ही ये हाल होगा तो वो तो मंत्री है। तो इस स्पोर्ट्स जैसा आपके साथ हो रहा है, ऐसा हमारे देश में जो तमाम खिलाड़ी हैं क्रिकेट को छोड़कर, उनके साथ भी यही है? ज़्यादातर यही है, वो भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्रिकेट को छोड़ के सभी लोग जूझ रहे हैं। तो हम इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इशू जो है वो पब्लिक का भी है, क्योंकि पब्लिक का भी को ही पसंद करती है। पब्लिक का भी ऐसा कोई मैसेज जो आप देना चाहें कि बाकी खेलों के लिए भी जागरूकता? ये तो मैं गवर्नमेंट के लिए देना चाहूँगा, पब्लिक के लिए नहीं। पब्लिक को तो खुद समझ आना चाहिए, क्योंकि पब्लिक भी खुद समझ जाएगी जब आप देखो। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक डिस्ट्रिक्ट को ये कहना चाहिए, हर एक स्टेट गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनका जो DSO ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस, उसमें ये प्रावधान करे कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का हर साल टूर्नामेंट करवाना है, और उसमें आपको जो एबल बॉडी प्लेयर्स है उनका भी करवाना है, और पैरा जो प्लेयर्स हैं उनका भी आपको करवाना है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेडियम होना चाहिए जिसमें प्लेयर्स जा कर के प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि पैरा प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो प्रैक्टिस की आती है, क्योंकि कोई भी उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता है प्रैक्टिस कराने के लिए, क्योंकि वो ये कहते हैं हमारे पास स्पेशल कोच नहीं है या वो नहीं है। अरे आप जैसे एबल बॉडी कराते हैं आप उसके साथ भी मेहनत करें, क्योंकि जो स्पेशल प्लेयर्स होते हैं, पैरा प्लेयर्स होते हैं, इनके पास टैलेंट होता है, इनके पास जुनून होता है, और ये कुछ भी कर सकते हैं अगर कोई इनको साथ दे। तो हमारा इंटरव्यू लगभग पूरा ख़त्म हो चुका है। अब आखिरी ये है कि तमाम यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चैनल के ज़रिए? तमाम यूथ के लिए मेरा मैसेज यही है कि वो लोग जो भी करना चाहते हैं टाइमली, पंक्चुअल तरीके से, जुनून के साथ आगे निकलें, आगे बढ़ें, और मोबाइल से दूर रहें। मोबाइल सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हमारा इंटरव्यू हो चुका है। बहुत शुक्रिया मन्ना भाई आपका, थैंक यू। आप यहाँ आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू।